कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो एग्जम्प्ट होती है या नहीं होती, उन सब के बारे में। तो इसमें हम गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की वो भी पढ़ेंगे हम, बराबर है। लोकल अथॉरिटी का केस क्या होता है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, वो सब चीज़ें। अब ये जो सर्विस आप देखेंगे तो आपके ये खूब सारी एंट्रीज है, लंबी चौड़ी, लंबा केस है पूरा, यहाँ तक का है। फिर ये समरी चार्ट है पूरा इस जगह तक का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बाय 1 हम लेते हैं फ्लो चार्ट के जैसा बना करके, और वैसे एक एक करके समझाता हूँ। देखो बेटा इधर आओ। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट जिनमें आदमी कंफ्यूज होता है या स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें सप्लायर जो है, सप्लायर वो गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, इनकी बात कर रहे हैं हम। सप्लायर कौन है बेटा, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ये दो जो सप्लायर माने जाएंगे बेटा यहाँ पर, इनकी बात कर रहे हैं हम। रिसिपिएंट कौन है, अब रिसिपिएंट गवर्नमेंट भी हो सकती है, बराबर है। रिसिपिएंट आम आदमी भी हो सकता है, रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, सब अलग अलग केस में अलग अलग है। तो मैं काम करता हूँ, रिसिपिएंट की बजाय मैं डायरेक्ट यूँ लेता हूँ, यहाँ पर सर्विस कौन कौन सी है, सर्विसेज को मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक है पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस जो गवर्नमेंट देती है, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस। एक सर्विसेज हम ले लेते हैं एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स, सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स। एक ले लेते हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, और एक लेते हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अदर सर्विसेज, चलो। तो ये जो सर्विसेज इनको हम की दे सकते हैं पार्ट, पी ए एयरक्राफ्ट, टी ट्रांसपोर्टेशन, आर रेंटिंग। पार्ट PART पार्ट, PART पार्ट, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट का। पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सर्विसेज हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक है सील, SEAL, सील की सर्विस। एस का मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एक्ट एज एन एजेंट, और लाइफ इंश्योरेंस। ये वाली सर्विसेज, और बाकी की अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की, ओके। नाउ
सबसे पहले हम पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस का ऑपरेशन करेंगे, फिर सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स का करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस का, देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन अदर सर्विसेज। इस चार्ट में हम करीब करीब सारी सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की। ओके, समझ में आया? तो चलें आगे। अब इधर आ जाते बेटा, स्पीड पोस्ट। पहले स्पीड पोस्ट को लेते हैं। आप कभी भी स्पीड पोस्ट करवाने के लिए गए हो अगर, तो आपने देखा होगा कि आपने अगर स्पीड पोस्ट करवाया तो जो भी पेमेंट आपने किया उस पर जीएसटी लगा है, उस पर जीएसटी लगता है। अब वो स्पीड पोस्ट चाहे तो मैं करवाऊँ चाहे आप करवाओ, मैं कौन, एक बिजनेस एंटिटी। यहाँ पर बेटा जब कभी भी मैं बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज़ करूँगा कि सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज़ का मतलब, अगर मान लीजिए मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, आपको प्रोवाइड कर रही है और आप बिजनेस एंटिटी, तो उसका मतलब आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। और मैं यूँ बोलूँ कि सर्विस प्रोवाइडेड अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब आप उस सर्विस को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करोगे, पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए कि सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब कोई बिजनेस के काम में आने वाली है वो सर्विस। और यूँ लिख दे कि सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो मतलब कोई पर्सनल पर्पस के लिए काम में लेगा उसको। ओके, ये ध्यान रखना। तो स्पीड पोस्ट की सर्विस हो या एक्सप्रेस पार्सल, पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप एक्सप्रेस पार्सल करवा रहे हो, या एक्ट एज एन एजेंट। अब एक्ट एज एन एजेंट, एक्ट एज एन एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार रिलायंस कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो वो जब अपना आईपीओ लेकर के आ रही तो उनको अपने फॉर्म्स वगैरह आईपीओ के लिए सबमिट करने थे। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम का आईपीओ आया था, तो वो क्या करती है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह को अपना एजेंट अपॉइंट कर देती है कि गांव-गांव में भी अगर कोई लोग वो फॉर्म फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो हर गांव में पोस्ट ऑफिस तो होता ही होता है, तो पोस्ट ऑफिस को ये काम दे दो, उसको एजेंट बना दो कि भाई आप एक काम करो, आप ये सारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करो, पैसा कलेक्ट करो, हमको दे दो। बराबर। अब आजकल तो ऑनलाइन होता है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, तो पोस्ट ऑफिस क्या करते थे, उनके एजेंट की तरह काम करते थे, तो उसको होता है एक्ट एज एन एजेंट। उसके बदले पोस्ट ऑफिस को कमीशन मिलता था। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के एजेंट बनते हैं। जैसे गवर्नमेंट किसी को पेंशन देती है, अब गाँव में कोई रिटायर्ड फौजी है, कोई रिटायर्ड पर्सन रहता है, उसको पेंशन देनी होती है, तो गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। किसके थ्रू देती है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जिन गाँव में बैंक नहीं होते वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेंशन दी जाती है। तो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के लिए भी एजेंट का काम कर रहे हैं, बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी पोस्ट ऑफिस देते हैं। तो ये जो सील वाली सर्विस है, इनमें अगर रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, रिसिपिएंट गवर्नमेंट है या अदर देन गवर्नमेंट है। अदर देन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी, एलए का मतलब है लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन, आम आदमी। आम आदमी जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। बिजनेस एंटिटी मतलब जो बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, और अदर पर्सन मतलब जो अदर देन बिजनेस एंटिटी है, जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर सील वाली सर्विस गवर्नमेंट को दी जाती है तो हमेशा एग्जम्प्ट होगी, और ये सील वाली सर्विस अगर अदर देन गवर्नमेंट दी जाती है, मतलब लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन, मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी, आम आदमी, बराबर है। पर्सनल पर्पस के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे आपको अपने भाई को राखी भेजनी है तो आपने स्पीड पोस्ट करवा दी, बराबर है, तो वो आपका बिजनेस नहीं है, बराबर, वो आपका पर्सनल पर्पस का है, तो अदर देन बिजनेस एंटिटी या अदर पर्सन में आएगा। इस केस में टैक्स लगेगा, और ये टैक्स लगेगा बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ओके। अदर सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की, सील के अलावा कोई और सर्विसेज होती है, वो सब के लिए एग्जम्प्ट होगी। एग्जम्प्ट फॉर ऑल पर्सन्स, ऑल रिसिपिएंट, कोई भी रिसिपिएंट हो सब के लिए एग्जम्प्ट होगी, सब के लिए एग्जम्प्ट होगी। ओके। तो सर ये कहाँ है? ये एंट्री नंबर 6 में भी आता है और एंट्री नंबर 7 में भी आता है बेटा, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आपके एंट्री नंबर 6 में आता है, एंट्री नंबर 6 में। ओके। अब बारी आती है सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स की। एयरक्राफ्ट और वेसल्स रिलेटेड सर्विस, जैसे किसी भी एयरक्राफ्ट वेसल्स को रिपेयर करना,
बराबर। तो एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज में आता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को, वेसल्स को रिपेयर करना, ओके, वो सब यहाँ पे कवर होगा बेटा। तो इधर आ जाओ, एयरक्राफ्ट और वेसल्स को रिपेयर करने की सर्विसेज, टैक्स लगेगा। या एयरक्राफ्ट या वेसल्स आते हैं तो उनसे सामान लोड अनलोड करने की सर्विसेज जो उनसे रिलेटेड हो, और ये टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, और ये टैक्स लगेगा सबके लिए, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या अदर देन गवर्नमेंट हो या बिजनेस पर्पस के लिए, कोई भी हो, सबके लिए टैक्सेबल होगा ये। फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। अब इसमें क्या होगा, इधर देखना बेटा, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बट subject to other exemptions। सर ये क्या है, सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस का मतलब क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशन इन्होंने किसको बोला है यहाँ पर? बट सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस ये क्या होता है? तो इधर देखना बेटा, सब्जेक्ट टू अदर एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एंट्री नंबर 15 से लेकर के एंट्री नंबर 21B, ये कुछ एंट्रीज हैं जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस एग्जम्प्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप चाहे प्रधानमंत्री हो, आप चाहे मिनिस्टर हो, या आप चाहे आम आदमी हो, या आप चाहे मुकेश अंबानी हो, आप अगर मुंबई से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जाएंगे, एयरलाइंस में जाएंगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको, जीएसटी पे करना पड़ेगा। सप्लायर भली गवर्नमेंट हो, जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस टैक्सेबल होती है हमेशा। लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो, जनरल का टिकट ले रहे हो, तो एग्जम्प्ट भी होती है, और ये एग्जम्पशन एंट्री नंबर 17 के हिसाब से होती है। तो मतलब एंट्री नंबर 15 से एंट्री नंबर 21B हम आगे पढ़ेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट भी होती है, वो मैं याद करवाऊंगा। तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब टैक्सेबल होगी, ओके। तो एंट्री नंबर 15 टू 21B जो है वो क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्सेबल होगी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फिर बारी आती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो क्या होगा? अब एग्जांपल के लिए देखना बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें दो केस आएंगे। एक कि किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को दे रही है या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बिजनेस एंटिटी को दे रही है या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रही है, ओके। तो इधर देखना बेटा, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो फिर टैक्स लगेगा। अगर वैल्यू 5000 से ज़्यादा रही तो, जो रेंट लिया जा रहा 5000 से ज़्यादा रहा तो टैक्स लगेगा। और अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो आरसी में लगेगा, अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, बट लगेगा जरूर। और अगर अदर पर्सन को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए एक म्यूनिसिपलिटी, लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, म्यूनिसिपलिटी, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई म्यूनिसिपलिटी, इनका एक बहुत बड़ा हॉल है। मैंने मुंबई म्यूनिसिपलिटी से बोला कि भाई मेरे छोटे भाई की शादी है, शादी के लिए हमको 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। उन्होंने बोला गौड साहब 20,000 रुपीज़ लगेगा। मैंने कहा चलेगा। मैंने 20,000 रुपीज़ उनको पे किया। अब देखो, उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है मुझे 2 डेज़ के लिए। ये जो 20,000 मैं उनको पे करूंगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट होती है। अगर वो बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को दी जा रही है तो, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को दी जा रही है तो, ओके। मतलब बिजनेस पर्पस के काम में नहीं ले रहे हो, किसी और पर्पस के काम में लोगे तो एग्जम्प्ट होगी। अब बारी आती है बिजनेस पर्पस की। मान लीजिए मैं एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं और आप भी जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आप जीएसटी में अभी अनरजिस्टर्ड है क्योंकि आप नए नए प्रैक्टिशनर बने हैं और आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हम दोनों गए म्यूनिसिपैलिटी के पास कि भाई हमको यह हॉल, ऑडिटोरियम रेंट पे चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का कोई ऑडिटोरियम है वो रेंट पे चाहिए।
2 डेज़ के लिए मुझे चाहिए, 2 डेज़ के लिए आपको चाहिए, दोनों से 20,000 लिया डिपार्टमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने 20,000 लिया। अब यहाँ पर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा 20,000 जो मैं उनको पे करूँगा उस पर मैं उनको जीएसटी नहीं दूंगा, उस पर लगने वाला जीएसटी मैं खुद डायरेक्ट डिपार्टमेंट को पे करूँगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। बट आप अनरजिस्टर्ड है और दोनों ही बिजनेस एंटिटी है, आप भी बिजनेस के काम में ले रहे हो उस हॉल को, बट आप अनरजिस्टर्ड हो, मैं भी बिजनेस के काम में ले रहा हूँ बट मैं रजिस्टर्ड हूँ, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आप 20,000 प्लस जीएसटी दोगे म्यूनिसिपैलिटी को, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की होगी फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। तो ये एक एंट्री जो ना आरसीएम के टाइम पर मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने कहा ये आगे कवर होगी आपके बराबर एग्जम्पशन चैप्टर में, ये वो वाली एंट्री है बेटा। तो इधर देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 केस लेते हैं। पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है या लोकल अथॉरिटी को यूज़ कर रही है या कोई आम आदमी यूज़ कर रहा है, मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करें, बस इतना ध्यान रखना। ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट, हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। एंट्री नंबर 6 ना, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी यूज कर रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा रेंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितना लिया जा रहा है, मोर देन 5,000 है, बोले यस, दूसरा नो, मोर देन 5,000 नहीं है तो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9 में, एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बड़ा एंट्री नंबर 9 है ना, एंट्री नंबर 9 क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। एंट्री नंबर 9 ये बोलती है कि कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है और वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं है, चाहे किसी को भी दे, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस चाहे किसी को भी दे, वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं है, अगर ग्रॉस अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा। बट ये प्रोविज़न 3 केस में एप्लीकेबल नहीं होता। किसमें? एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट के सील में, एक सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स में, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर में। इन तीन को छोड़ करके गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस जिसका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं, उस पर कभी टैक्स नहीं लगता है। तो हमने क्या किया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट डाल दिया कि भाई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी गई तो पूरी एग्जम्प्ट होती है, और बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो ग्रॉस अमाउंट 5,000 से अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, टैक्स लगेगा, और कम है या बराबर है तो एग्जम्प्ट होगा। अब आता यस, अगर मान लो ग्रॉस अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टैक्स लगेगा, बराबर टैक्स लगेगा। बट लगेगा कैसे, इधर देखना, इफ रेसिपिएंट या बिजनेस एंटिटी लिख देता हूँ ना, रेसिपिएंट वही है, ऊपर लिखा ही हमने, इफ बिजनेस एंटिटी इज रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा बिजनेस एंटिटी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बिजनेस एंटिटी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। अब ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस की बात है बेटा। मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, बट आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। हम दोनों म्यूनिसिपैलिटी के पास गए, हमने बोला कि भाई रेंट पे जगह चाहिए, उन्होंने अपना ऑडिटोरियम रेंट पे दिया हमारे को। अब सिर्फ 20,000 को पे करने के लिए अगर आप पर आरसीएम एप्लीकेबल कर देंगे, वो आप पर आरसीएम एप्लीकेबल कर देंगे अगर वो, तो बेटा आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा सिर्फ 20,000 रुपये देने के चक्कर में।
तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो म्यूनिसिपैलिटी वो खुद आपसे टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर देगी। बट महेश गौड़ तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस पर आरसीएम डाल दो, इस पर आरसीएम डाल दो, ये अपना टैक्स खुद पे करेगा। ओके, चलो अब यहां तक का एक बार आप देखो, यहां तक आपको समझ में आया तो फिर हम अदर सर्विसेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक बार इसको पूरा देख लो। तो अभी तक का जो पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं बेटा मैं आपको। क्विक रिवीजन क्या है? सिंपल सा इतना सा फंडा कि भाई अगर कभी भी कोई भी सर्विस सील वाली है तो हमेशा टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में, बट गवर्नमेंट को दी गई है तो एग्जम्प्ट है। बाकी पोस्टल डिपार्टमेंट की सब सर्विस एग्जम्प्ट होगी। रेंट, ये दूसरा एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड सर्विसेज सारी की सारी टैक्सेबल होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस सब टैक्सेबल होगी और ये सारे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेंगे। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस एग्जम्प्ट कब होगी? जब एंट्री नंबर 15 से लेकर के 21B में कवर हो रही है, तो जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर आम आदमी को दी गई है या बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी दी गई तो एग्जम्प्ट होता है। बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो फिर उस केस के अंदर ग्रॉस अमाउंट अगर 5000 से ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा, 5000 या उसके बराबर है तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 9 में। अगर ग्रॉस अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो टैक्स फॉरवर्ड में लगेगा या रिवर्स चार्ज में लगेगा, तो देखना पड़ेगा रिसिपिएंट जो है बिजनेस एंटिटी वो क्या है। वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीए में लगेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। ओके, अब बारी आती है अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज, ये अदर सर्विसेज क्या होती है उसको समझो। अदर सर्विसेज क्या होती है उसको समझो। अदर सर्विसेज में क्या क्या चीजें कवर होगी यहां पर? सुपर 8 सर्विसेज। सर ये सुपर 8 सर्विसेज क्या होती है बेटा? 8 सर्विसेज और ऐसी जो एग्जम्प्ट होगी गवर्नमेंट की। 8 सर्विसेज जो हम डिस्कस करेंगे जिनको मैंने नाम दिया सुपर 8, वो सुपर 8 सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। सुपर 8 सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज है, अभी अदर सर्विसेज में भी एक काम करता हूँ, इसमें भी एक काम करता हूँ, फर्दर बाइफर्केशन कर देता हूँ, इसमें भी एक काम कर देते हैं। अदर सर्विसेज मिल किसको रही है? पहला अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। ऑलवेज एग्जम्प्ट, एंट्री नंबर 6। लेकिन बिजनेस एंटिटी को दिया आपने अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज का मतलब क्या बेटा? भाई पार्ट के अलावा, PART पार्ट, ये जो 4 सर्विसेज हमने पढ़ी है उनके अलावा भी तो और सर्विसेज होती होगी, और सर्विसेज होती होगी, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उनका क्या होगा? तो भाई बिजनेस एंटिटी है, उनको दी गई है, बोले यस उनको दी गई है। तब इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी होगी, एक सुपर 8, सुपर 8 जो एग्जम्प्ट होते हैं, ये 8 सर्विसेज अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा अदर देन सुपर 8, अदर देन सुपर 8। अदर देन सुपर 8 वाली सर्विसेज जो होगी उसके लिए उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले आप ये देखोगे कि बिजनेस एंटिटी को दी गई है सर्विस और अदर देन सुपर 8 है, बराबर है। अदर देन सुपर 8 मतलब मैं एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। ये देखो ये कुछ सर्विसेज है, ये वाली गारंटिंग की सर्विस गवर्नमेंट देती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये 8 सर्विसेज जिनको बोलते हैं सुपर 8, ये एग्जम्प्ट होती है। ये एग्जम्प्ट होती है, ये क्या है हम बाद में देखेंगे बेटा, ये एग्जम्प्ट होती है। तो इनके अलावा बाकी की सर्विसेज टैक्सेबल होगी, वो एकदम से टैक्सेबल नहीं होगी, उसमें भी डिपेंड करता है।
अदर देन सुपर 8 है तो आपको ये देखना पड़ेगा अग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी। पिछले साल का जो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर का वो कितना था, वो लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे कम था। रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, पता है क्या होती है, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, कुछ स्टेट में 20 लाख और कुछ में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होता है सिर्फ, तो 40 लाख भी होती है। तो ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में समझेंगे, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान रखो कि भाई कोई लिमिट होती है 10, 20, 40 लाख की, उससे कम टर्नओवर था प्रीवियस ईयर का, बोले यस, तो फिर एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 7 में। एंट्री नंबर 7 में एग्जम्प्ट हो जाएगी सर्विस। केस को समझना, मेरा एक बिजनेस है, अब इसी केस को ले रहा हूं मैं, मेरा एक बिजनेस है और आप एक आम आदमी है, आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दी, आप गवर्नमेंट के पास पहुंचे कि भाई जेड सुरक्षा चाहिए आपको, गवर्नमेंट ने आपको जेड सुरक्षा प्रोवाइड की, पर फ्री में तो नहीं देगी, गवर्नमेंट उसके लिए 50,000 रुपीज़ चार्ज करता है आपसे। कितना लेता है बेटा? 50,000 रुपीज़ चार्ज करता है। अब आप कौन, एक आम आदमी, आप कौन, एक आम आदमी। तो इधर देखो, आपका केस अदर सर्विसेज में आया, अदर सर्विसेज के अंदर आपका केस आएगा, क्योंकि PART वाली सर्विस तो है नहीं, जेड सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी, तो अदर सर्विसेज में आया, आप अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो कि आपकी जान को खतरा है, तो जो 50,000 आप पे करोगे वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। केस नंबर 2, मान लीजिए आप एक बिजनेस एग्जीबिशन कर रहे हैं, बिजनेस एग्जीबिशन लगा रहे हैं, या मान लीजिए मैं बिजनेस एग्जीबिशन लगा रहा हूँ और मुझे किसी ने धमकी दी है कि भाई बॉम्ब से एग्जीबिशन को उड़ा दिया जाएगा। मैं गवर्नमेंट के पास पहुंचा, मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी दे रही है जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करूंगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करूंगा, बिजनेस के काम के लिए यूज़ करूंगा मैं वो सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी दे रही है, वो मैं किसके लिए यूज़ करने वाला हूँ? बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के काम के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो इधर देखो, बिजनेस एंटिटी जो है उसको सर्विस मिली, अब वो सुपर 8 में कवर नहीं होती है, जेड सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो अदर देन सुपर 8 में आएगी। तो मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा कि कितना है। अब मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मान लो थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर जाता है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख और मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था 25 लाख, तो फिर टैक्स लगेगा और वो टैक्स मैं पे करूंगा आरसी में। मान लो गवर्नमेंट को मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए, 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ मेरी एग्जीबिशन की सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट को मैं 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में आ जाऊँगा, यहाँ पर इस जगह कवर होऊंगा मैं इस कैटेगरी में। और मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है क्रॉस कर गया, बराबर है, तो इधर आ जाएगा और यहाँ पे फिर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। और टैक्स किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन यहाँ पे भी वो 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी बेटा, 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी, 5,000 वाली एग्जम्पशन मिलेगी। कौन सी? कि अगर मान लो 1 लाख की बजाय मैं सिर्फ 5,000 ही पे करता, मान लो गवर्नमेंट बोलती कि ठीक है हम आपके एग्जीबिशन की सिक्योरिटी देंगे, आप 5,000 पे कर दो, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9 में। मैंने बोला ना, पार्ट के अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट देती है 5,000 तक की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। 5,000 से ज़्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। तो इधर देखो, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मेरा मान लो प्रीवियस ईयर का मान लीजिए 15 लाख होता, सॉरी मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 15 लाख होता, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, तो गवर्नमेंट को जो 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पर एग्जम्प्ट होता, इस जगह एग्जम्प्ट हो जाता बेटा। क्यों एग्जम्प्ट हो जाता है यहाँ पर? क्योंकि मेरी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, भले मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, 20 लाख क्रॉस कर गया, बोले नहीं करके गया, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं था ना। अब चाहे मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज़ पे करूंगा मेरी एग्जीबिशन की सिक्योरिटी के लिए, वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन
यहाँ पर अगर ये हो जाए कि भाई मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करूँगा, पहले मैं ये देखूँगा, क्या देखूँगा कि ग्रॉस अमाउंट कितना है। ग्रॉस अमाउंट मोर देन 5,000 है, 5,000 से ज़्यादा है, बोलता यस, तो फिर टैक्स लगेगा और ये टैक्स लगेगा आरसीएम में। ये भी हमने पढ़ा नहीं था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, मैंने कहा आगे बताऊंगा मैं। और बोलते नो, तो फिर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये आपके एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 9 में। ओके, तो जितने भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी ना, इन सब को खाली एक सुपर 8 को छोड़ करके सारी सर्विसेज को मैं इस चार्ट में लेकर के आ गया हूँ। पूरा चार्ट के अंदर कितनी, ये देखो, ये सारी सर्विसेज, ये यहाँ से शुरू हो रही है गवर्नमेंट की सर्विस, यहाँ से लेकर के 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 7 8 पेज, ये 7-8 पेज पूरे इस चार्ट में कवर हो गया बेटा। ये चार्ट पहले कॉपी करो आप, बराबर है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। अब हम पढ़ेंगे ये सुपर 8 क्या होता है। सुपर 8 सर्विसेज है ना, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये कौन सी सर्विस है जो एग्जम्प्ट होती है, ये अलग अलग एंट्री में एग्जम्प्ट होगी आपके। ओके, तो एक बार ये चार्ट कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ। अब हम आगे ये सब सर्विसेज हो चुकी, यहाँ से आते हैं। एंट्री नंबर 8 भी हो गई है, 9 भी हो गई है, 7 हो गई है, 6 वाली हो गई है, 4 5 अभी नहीं की ना। अब आते हैं यहाँ से अदर सर्विसेज, जो 8 सर्विसेज है उनके बारे में, उनको हम ज़रा समझते हैं क्या है क्या नहीं है। आओ इधर। पहला है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी वो सर्विस दे रही है किसको, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, कौन सी सर्विस, गारंटिंग द लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, तो जो कंसिडरेशन मिलता है वो एग्जम्प्ट होगा। ये क्या कहना चाहते हैं बेटा, आ जाइए इधर जरा समझते हैं। इधर देखना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। ये बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इनको लोन देने को रेडी है, ये लोन देने को रेडी है कि भाई हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लोन का अमाउंट भी मान लेते ₹10 करोड़। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलते हैं कि हम लोन तो दे देंगे बट हमको गारंटर चाहिए, तो कोई गारंटर लेकर के आओ आप। तब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने गवर्नमेंट को बोला, अब गवर्नमेंट वर्ड जहाँ पे भी लिखता हूँ बेटा तीनों आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप गारंटर बन जाओ। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, गारंटी तो मैं दे दूंगा, पर मेरा क्या फ़ायदा। किसको बोला, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बोला गारंटी तो मैं दे दूंगा, बट इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, गारंटर बनने में मेरा क्या फ़ायदा होगा। तब इन्होंने बोला कि आप गारंटर की सर्विस दे दो हमारे को, मतलब ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, बदले में आपको कंसिडरेशन दे देंगे, मान लो 10 लाख रुपीज़। सिर्फ आप गारंटर बन जाओ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल दो कि आप गारंटी ले रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये जो पैसा मिला ना, ये गारंटर बनने का, इस पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। ये सर्विस एग्जम्प्ट होती है बेटा गारंटर बनने की। तो इसमें सप्लायर कौन हो गया, गवर्नमेंट, रिसिपिएंट कौन हो गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, तो ये 10 लाख एग्जम्प्ट है, ना कि 10 करोड़। लोन नहीं, लोन तो ट्रांजेक्शन इन मनी हो गया बेटा। ओके, तो इधर देखो वापस से, गारंटिंग द लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी से इन्होंने जो लोन लिया उसकी गारंटी देना, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। ओके, ना नेक्स्ट सर्विस आती है बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर। अब ये जो सर्विसेज है ना बेटा, ये जब जियो आने वाला था उस टाइम के में इंट्रोड्यूस की गई थी। हुआ क्या था, 2016 दिसंबर में जियो आना था। जियो को आने से पहले टेलीकॉम ऑपरेटर जो जियो है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के राइट्स चाहिए थे। वो उसने क्या किया, मार्च 2016 जो है
उसमें या उससे पहले पहले ही ले लिए थे। अब ये भी था भाई कल को कॉम्पिटिटर आएगा उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो जियो ने क्या किया कि भाई कुछ सिस्टम कर दिया जाए, तो टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उनके लिए एक अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या आया कि भाई कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो राइट्स लेता है उसके बदले जो पेमेंट करता है, और वो पेमेंट भले 20 साल 25 साल के लिए करेगा, वो जो भी वो पेमेंट करता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट शर्त ये है कि 1 अप्रैल 2016 से पहले राइट ले लिया हो। इसका मतलब अब रिलायंस के, अब जियो के कॉम्पिटिटर अप्रैल या उसके बाद में राइट्स लेंगे तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जियो को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये एंट्री जो है क्यों निकाली गई, किस लिए निकाली गई, कैसे निकाली गई, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं बेटा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि सर्विस प्रोवाइडर बाय गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट सप्लायर है, रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर है। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की सर्विस दी गई है 1 अप्रैल 2016 से पहले, तो ही एग्जम्प्ट है। इसका मतलब जियो ने मार्च 2016 में राइट ले लिए, आज जियो एवरी ईयर या एवरी मंथ पेमेंट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद में जिसने भी राइट्स लिए हैं वो आज भी पेमेंट करते तो उनको जीएसटी देना पड़ता बेचारों को। समझ में आया? ओके, वो अलग बात है कि उनको क्रेडिट वगैरह मिलता है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 47, रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री वगैरह, ये जो कुछ भी होते हैं ना, इनको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किस चीज़ का, कि भाई कैलिब्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब सर्विसेज लेनी होती है। अपनी मशीन का वेरिफिकेशन करवा करके उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें खूब सारी मशीनरीज है, कई मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। अब कई मशीनें जो पुरानी हो चुकी है, अगर उस मशीन पे कोई मजदूर काम करे तो उसकी जान भी जा सकती है, उसका हाथ मशीन में आ सकता है, मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है कि भाई ऐसी जो मशीनरीज होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उनको चेक किया जाए और उनकी लाइफ कितनी बची हुई उसका एक सर्टिफिकेट लिया जाए, और सर्टिफिकेट में ये भी लिखा जाए कि मशीनें कब तक और चल सकती है, फिर वो मशीनों पे काम किया जाए, अदरवाइज़ नहीं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट के पास ले जा करके टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट जो है आपको परमिशन देगा, अप्रूवल देगा कि ये प्रोडक्ट सही है, मार्केट में किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके बाद उसको लॉन्च किया जाए। और कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करवाना हो गवर्नमेंट से तो वो आप करवाए, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पैसा लेगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इधर देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ ऑफ टाइमिंग इन फोर्स, या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट लेते हैं ना मशीन चेक करने के बाद, रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब जो हेल्थ चेकअप वगैरह भी होते हैं ना एम्प्लॉय वगैरह के, जो गवर्नमेंट आकर के करती है, अगर वो जो भी पैसा लेगी वो एग्जम्प्ट होगा। कि भाई केमिकल इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनका हेल्थ चेकअप भी करवाना पड़ता है कि भाई कि उनकी जान को नुकसान तो नहीं है, केमिकल में काम कर रहे हैं, केवल उनकी लाइफ कम हो जाती है कि बीमारियां अंदर होने लग जाती है, उन सब का पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा एंट्री नंबर 61, इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस देती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को किसकी, पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की, वो एग्जम्प्ट होती है बेटा। वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। समझ में आया? अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, खूब सारी गाड़ियाँ मेरे यहाँ पर है। इन गाड़ियों को चलाने के लिए मेरे पास 100 ड्राइवर्स हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 अकाउंटेंट हैं, बराबर है, और मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो बिजनेस कर रहा, सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल। ओके,
इन 100 ड्राइवर्स के लिए मुझे लाइसेंस लेना था गवर्नमेंट से। अब ये देखो, टैक्सी चलाते तो कमर्शियल लाइसेंस लगता है बेटा, कमर्शियल लाइसेंस। टैक्सी जब आप चलाते हैं तो आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भाई, आरटीओ वगैरह को, भाई मेरे को 100 लाइसेंस चाहिए, ये मेरे ड्राइवर हैं, इन सब के लिए। उन्होंने मुझे बोला, गौड साहब आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपीज़ पे कर दीजिए, बराबर है, आपका काम हो जाएगा। मैं ये जो 1 लाख रुपीज़ पे करूँगा ये एग्जाम्प्ट है। अब इधर देखना बेटा, मैं एक बिज़नेस एंटिटी हूँ, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ। आम आदमी होता तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होती बेटा, ये सब सर्विसेज जो होती है ना, आम आदमी जो पर्सनल पर्पस के लिए लेते हैं वो तो वैसे भी एग्जाम्प्ट होती है। इधर देखो, यहाँ पर ये सब अदर सर्विसेज का पार्ट है, ये सब अदर सर्विसेज है। तो इधर देखो, अदर सर्विसेज अदर देन बिजनेस एंटिटी, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बिजनेस एंटिटी हूँ। क्या हूँ? बिजनेस एंटिटी। और अगर मैं बिजनेस एंटिटी हूँ और जो आरटीओ को मैं पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो अमाउंट अगर 5000 रुपीज़ तक है तो एंट्री नंबर 9 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा, एंट्री नंबर 9 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। या 1 लाख रुपीज़ है बट मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया तो एंट्री नंबर 7 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंट्री पिक्चर में कब आ रही है, ये एंट्री पिक्चर में कब आएगी? तो एक हिडन एडजस्टमेंट है, या यूँ बोल सकते हैं हिडन पॉइंट है कि ये एंट्री पिक्चर में तभी आएगी, इसके एग्जाम्पशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्न और मेरा मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट हो, ग्रॉस अमाउंट मेरा मोर देन 5000 हो। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्न और मेरा लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो एंट्री नंबर 7 में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो भी लाइसेंस ले रहा हूँ, पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, वो सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 7 में। अगर मान लो प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया बट ग्रॉस अमाउंट 4000 है तो एंट्री नंबर 9 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये एंट्री 61 का पिक्चर में आएगी जब ये जो इंडिविजुअल हूँ मैं, जो बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल हूँ मैं जो बिजनेस कर रहा है, उसका प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया इसलिए 7 वाला एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है, ग्रॉस अमाउंट 5000 क्रॉस हो गया इसलिए 9 वाला नहीं मिल रहा है, उसको 61 वाला एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ये वाला एग्जाम्पशन मिल जाएगा बेटा। अब इधर देखना, तो मैं 100 ड्राइवर्स के लिए मैंने कमर्शियल लाइसेंस लिया, 1 लाख रुपीज़ पे कर रहा हूँ, एग्जाम्प्ट। दूसरा, मेरे ये अकाउंटेंट है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे फॉरेन भेजना यूएस है, तो इनके लिए मैंने वीज़ा बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, एग्जाम्प्ट, जो भी फीस पे करूँगा एग्जाम्प्ट। एक और केस, मान लीजिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को चोट आ गई, हॉस्पिटल में ले गया, डेथ हो गई उसकी, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गवर्नमेंट से मैंने, उनको पैसा दिया, एग्जाम्प्ट। कई बार फीमेल्स भी काम करती है मेरे यहाँ पर। मेरी कंपनी की, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव दी जाती है और उसमें बच्चे का जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से लिया जाता है, उसका खर्चा हम उठाएंगे, तो वो अमाउंट भी मैं पे करूँगा, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एग्जाम्प्ट होंगे बेटा। नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 62, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सप्लायर है और कोई पर्सन है जिसको कोई काम दिया गवर्नमेंट ने और वो टाइम पर नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने उसकी नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट किया, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्पल से समझो बेटा, ये गवर्नमेंट है, ये मिस्टर ए है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लो मेट्रो बनाने का, और बोला 1 साल में बन जानी चाहिए। मिस्टर ए ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, नॉन परफॉर्मेंस, बनाई नहीं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ, डैमेजेस 10 लाख का। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बोला ये लॉस तुम बेयर करोगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट 10 लाख से बढ़ गई है। मिस्टर है वो कंपनसेशन इनको देते हैं, ₹10 लाख, ये कंपनसेशन देते हैं ₹10 लाख का।
तो ये जो कंपनसेशन ना ये एग्जम्प्ट है, ये सर्विस माना जाता है बेटा। गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने टाइम पर पूरा नहीं किया, जिसके बदले आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, ये क्या माना जाता है बेटा, क्या माना जाता है, ये आपके जो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है ये क्या माना जाएगा आपके लिए, सर्विस। अब गवर्नमेंट को दे रहे हो कंपनसेशन तो एग्जम्प्ट है, किसी और को दे रहे हो तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि सप्लायर अगर गवर्नमेंट है तो ही एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने आपको कोई काम दिया और आपकी नॉन परफॉर्मेंस को उन्होंने टॉलरेट किया तो सप्लायर यहाँ पे गवर्नमेंट होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था सप्लायर का पता लगाने का तरीका क्या होता है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है। तो यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है और ये एग्जम्प्ट होगा। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक इंडिविजुअल फार्मर है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह नहीं है, और ये गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी। ये इस फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन दे रहा है। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल से समझो, मेरा एक गायों भैंसों का तबेला है भाई, इंडिविजुअल फार्मर के तबेला होता है, मेरे गायों भैंसों का तबेला है, खूब सारी गाय भैंस हैं। अब है क्या, मेरे वहाँ पे आसपास में कुछ पहाड़ बने हुए हैं और इन पहाड़ों पर घास वगैरह उगी हुई है, पहाड़ों पे क्या घास उगी हुई है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये जो पहाड़ है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 5 साल के लिए लीज पे दे दिए जाए, ताकि मेरी गाय में से यहाँ पे जाकर के चढ़ सके, चारा खा सके, यहाँ पे पैदा होने वाला चारा मैं यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट मुझे बोलती ठीक है हम इसको 5 ईयर्स के लिए आपको लीज पे देते हैं। लीज के लिए उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपीज़ लिया। ये जो 50 लाख मैं पे करूँगा ये एग्जम्प्ट होगा, बट इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस पर्पस के लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले रहा हूँ, जैसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह वो सब कवर होंगे, बट हॉर्सेस कवर नहीं होंगे, घोड़ा इधर कवर नहीं होगा। घोड़े के लिए लिया है तो टैक्स लग जाएगा, एक्सेप्ट हॉर्सेस। ओके, पॉइंट नंबर 2, मेरा इंडिविजुअल फार्मर होना जरूरी है तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। इसका मतलब अगर मेरी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, मैं और मेरे दोस्त दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में एक भैंसों का तबेला या गायों का तबेला लगाया और हम लीज पे ले रहे हैं तो जीएसटी लग जाएगा, यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, तो इधर देखो, सप्लायर कौन, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। सर्विस के असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर, वर्डिंग्स के इंडिविजुअल फार्मर, फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल फार्मर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे भी हिडन पॉइंट है कुछ। क्या हिडन पॉइंट है, सेम वही कि ये जो फार्मर है ये एक बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी नहीं होगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करा तो वो वैसे ही एग्जम्प्ट हो जाएगा एंटी नंबर 6 में। दूसरा, इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मोर देन 20 लाख होगा, क्योंकि 20 लाख या उससे कम 20 लाख 10 लाख जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट लिख देता हूँ, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहा या थ्रेशोल्ड लिमिट के बराबर रहा तो ये तो बेटा वैसे ही एग्जम्प्ट होता है, मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। थर्ड केस, ग्रॉस अमाउंट 5000 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 5000 अगर ग्रॉस अमाउंट रहा, मान लीजिए मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न और 50 लाख था, बट ग्रॉस अमाउंट जो लीज पे मुझे दे रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन वो 4000 है, तो एंट्री नंबर 9 में ही एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंट्री की। बट 5000 से ज़्यादा है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये इस एंट्री में एग्जम्प्ट होगा। राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन एंड अदर ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि हमारा गुड्स आता है कस्टम्स पोर्ट पर। पोर्ट पे जब हमारा गुड्स आ जाता है, मान लीजिए सैटरडे को हमारा गुड्स पोर्ट पे आया और मुझे उस गुड्स को क्लियर करना है।
मैंने जा कर के वहाँ के ऑफिसर्स को बोला कि भाई मेरा गुड्स क्लियर कर दीजिए, तो उन्होंने बोला आज हॉलीडे है, कल भी हॉलीडे है, आप मंडे को आइए। मैंने कहा 2 दिन में अगर मेरा माल मार्केट में नहीं पहुँचा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो उस केस में वो मुझे क्या बोलेंगे, एक काम कीजिए, आप मर्चेंट ओवर टाइम पेमेंट कीजिए, तो हम किसी ऑफिस को डेप्यूट कर देंगे, मतलब अपॉइंट कर देंगे कि आपका क्लियरेंस फटाफट कर दिया जाए, कंटेनर वगैरह चेक करके क्लियरेंस फटाफट कर दिया जाए। ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस मैं उनको पे करूँगा ये एग्जम्प्ट होंगे, ये एग्जम्प्ट होंगे बेटा। तो इधर देखो, गवर्नमेंट जो है वो डेप्यूटिंग ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर को डेप्यूट करती है आफ्टर ऑफिस आवर्स के बाद में काम करने को, और ऑन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और सच अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सर्विस, सेक्शन 65B, सर्विस सप्लाइड बाई ए स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाई वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाई द माइनिंग लीज होल्डर। समझा? नहीं समझा? चलाओ एक डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। इधर देखना, ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी है केयर लिमिटेड, उसको राइट्स दिए, इसको माइनिंग लीज होल्डर बनाया, इसको माइंस लीज पे दी, मान लो 10 करोड़ में दी, 10 करोड़ में। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि ये माइंस के लिए पैसा कलेक्ट करें, मगजमारी करें, तो वो क्या करते हैं, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर देते हैं और उनसे लमसम एक पैसा ले लेते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केयर लिमिटेड को एक माइंस लीज पे दे दी, अमाउंट रखा 10 करोड़ रुपीज़ का। अब गवर्नमेंट ने बोला कोई एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, मैंने कहा मैं बनना चाहता हूँ, मैं हूँ MG। मैंने गवर्नमेंट को बोला क्या करना है, गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई महेश गौड़, तुम हमको 8 करोड़ रुपीज़ दे दो आज, और तुम केयर लिमिटेड से वसूल करते रहना हमारे भी यहाँ पे, हम तुमको राइट देते हैं कि तुम केयर लिमिटेड से वसूल करके पैसा रखो। ओके, हम तुमको राइट देते हैं ये, ठीक है, 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तुम आज हमको 8 करोड़ दे दो। तो मैंने कहा बात तो सही, 2 करोड़ कमा लूँगा मैं। अब गवर्नमेंट को क्या है, टेंशन ही खत्म, बार बार केयर लिमिटेड से पैसा लेना करने का झंझट ही खत्म किया। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला ठीक है, अब गवर्नमेंट ने मुझे सर्विस दी, ये सप्लायर, मैं रिसिपेंट, क्या सर्विस दी, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। जो माइनिंग लीज होल्डर है वो जो रॉयल्टी पे करेंगे वो रॉयल्टी कलेक्ट करने का राइट दे दिया। बदले में मैंने इनको कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन कितना दिया, 8 करोड़ रुपीज़ प्लस GST। ये GST का अमाउंट कितना आएगा देख लो, 18% लेते हैं, 1.44 करोड़। ये अब इधर देखना, मैं माइनिंग लीज होल्डर जो है वो मुझे पेमेंट करता है, पेमेंट कितने का, ₹10 करोड़ प्लस GST 1.8 करोड़। अब इधर देखना, मैं वो जो 8 करोड़ है, सॉरी 1.8 करोड़ है, वो डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा GST का अमाउंट 1.8 करोड़ माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका ITC ले लूँगा किसका, 1.44 CR का। तो कितना पे करूँगा, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी इनको 1.44 CR जो उन्होंने मुझसे लिया था, और मैं वो क्रेडिट ले लूँगा 1.8 माइनस 1.44 CR 0.36 ओके, इतना मैंने पे कर दिया, 0.36 करोड़, ये मैं पे कर दूंगा डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा
कि यार देखो डिपार्टमेंट ने सोचा भाई हमारे को तो 0.36 महेश गौड़ से मिला और 1.44 CR स्टेट गवर्नमेंट से मिला, तो टोटल 1.8 करोड़ मिला है, क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट क्या किया, ये कर दिया कि भाई ये वाला जो अमाउंट है महेश गौड़, ये हम तुम्हारा एग्जम्प्ट कर देते हैं। अब ये एग्जम्प्ट कर देंगे तो मैंने पे ही नहीं किया। बोले तुम जितना ये कलेक्ट कर रहे हो ना 1.8 करोड़, ये पूरा डिपार्टमेंट को दे देना। तो जब ये एग्जम्प्ट हो जाएगा तब इसका इम्पैक्ट देखना, मैं ये ITC नहीं ले पाऊंगा। क्यों, ITC तो तब लूँगा ना जब मैंने पे किया हो गवर्नमेंट को। मैंने पे ही नहीं किया क्योंकि एग्जम्प्ट हो गया था ये। तो मुझे पूरा अमाउंट डिपार्टमेंट को पे कर देना है, पूरा अमाउंट 1.8 CR। यहाँ तक सब सही चल रहा था, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। क्या डाल दिया, देख भाई ERCC महेश गौड़, हम ये एग्जम्पशन तो तुझे दे रहे हैं, बट एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन, बोले तूने जितना पैसा हमको दिया है ना, जितना GST हमने तेरा माफ़ किया 1.44 करोड़, उतना कम से कम तू यहाँ से कलेक्ट करे के लिमिटेड से। अगर उतना कलेक्ट नहीं कर पाया, के लिमिटेड डूब गया, पैसा डूब गया तेरा, तो याद रखना जितना हमने तेरा माफ़ किया है ना, उतना कम से कम डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। उतना मिलना चाहिए डिपार्टमेंट को कम से कम। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो तुझे अपनी पॉकेट से पे करना होगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, इधर देखना। ना इसी एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, इधर देखना बेटा। 8 करोड़ प्लस जो GST मेरा लगता वो गवर्नमेंट ने कर दिया एग्जम्प्ट। कितना, 1.44 CR एग्जम्प्ट कर दिया। ओके, ये अमाउंट एग्जम्प्ट हो गया। अब मैंने के लिमिटेड से कलेक्ट किया, मान लीजिए 7 करोड़ रुपीज़ ही, तो मुझे GST भी 7 करोड़ पे दिया के लिमिटेड ने, 1.26 करोड़ GST। जबकि मेरा एग्जम्प्ट कितना होता है GST 1.44 करोड़, बराबर 1.44 करोड़ एग्जम्प्ट हुआ। अब जब मैं डिपार्टमेंट को GST का अमाउंट पे करूंगा तो मुझे ये 1.26 करोड़ तो पे करना ही करना है, प्लस जितना मेरा एग्जम्प्ट हुआ उसके बीच का कितना डिफरेंस है, 1.44 करोड़ कम से कम मुझे देना होगा डिपार्टमेंट को। तो जो बाकी का अमाउंट है GST का, बाकी का जो GST का अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, बराबर है। और वो कितना हो गया, 0.18 CR। ये अपनी पॉकेट से ERCC पे करेगा। इसका मतलब ERCC क्या है, रिसिपिएंट है। सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट। तो ERCC रिसिपिएंट है, तो हम यूँ बोल सकते हैं कि ये RCA में टैक्सेबल हो गया, RCM लग गया यहाँ पर, क्योंकि 0.18 करोड़ किसको पे करना पड़ा, रिसिपिएंट को पे करना पड़ा अपनी पॉकेट से। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई ये वाला अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, बट एक कंडीशन डाल दी गई है कि जितना एग्जम्प्ट हो रहा है कम से कम उतना के लिमिटेड से जो भी माइनिंग लीज होल्डर है उससे ERCC को कलेक्ट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। ज़्यादा दिया तब तो वेल एंड गुड, कम दिया अगर तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपनी पॉकेट से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। ओके, ये पूरी सर्विस है। अब एक काम करते हैं, इसको इस चार्ट से, इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ, ये वाले से। ओके, अब इधर देखो, सप्लायर है स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने ERCC, जो मेरा वाला एग्जाम्पल था, अपना जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैं ERCC था, एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जो रिसिपिएंट है। मुझे राइट इशू किया, कौन सा राइट, असाइनिंग राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। अब GST डिपॉजिट बाय माइनिंग लीज होल्डर, माइनिंग लीज होल्डर ने जो मुझे पैसा दिया, जो मैंने डिपॉजिट किया, वो ज़्यादा है, GST एग्जम्प्ट हुआ उससे ज़्यादा। इसका मतलब जानते हैं मेरा एग्जम्पशन कितना था, 1.44 CR, इतना एग्जम्प्ट किया था गवर्नमेंट ने मेरा। क्या उससे ज़्यादा कलेक्ट किया, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें 1.8 CR कलेक्ट किया मैंने, ज़्यादा कलेक्ट किया, यस। तो फिर जो एग्जम्पशन मेरी दी गई है ये 1.44 CR एग्जम्पशन, वो एग्जम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलता नो,
इसका मतलब ये 1.8 करोड़ नहीं, मैंने कम कलेक्ट किया 1.44 से, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1.26 करोड़ मैंने कलेक्ट किया। 1.26 करोड़, 7 करोड़ ही मिला था ना मुझे, ये देखो, तो 1.26 करोड़ मैंने कलेक्ट किया और पे किया, डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट कौन सा, जीएसटी एग्जेम्प्टेड 1.44 CR माइनस जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर 1.26 CR, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 0.818 CR। ERCC शेल पे द डिफरेंस अमाउंट अंडर RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ERCC पे करेगा, एक्स रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये इसकी थियरी है बेटा। अब इसके अंदर आते हैं, सर्विस रिलेटेड टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ध्यान से सुनना। 243G है पंचायत से रिलेटेड सर्विसेज, और ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, हमेशा गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंटल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है, ड्रेनेज सिस्टम बना करके देती है, बस डिपो बना करके देती है, बस स्टैंड बना करके देती है, रोड वगैरह बना करके देती है। म्यूनसिपैलिटी वाली सर्विस, ये पंचायत वाली सर्विस। इसके बदले गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है तो वो एग्जाम रहेगा। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं होती सप्लाई, गवर्नमेंटल अथॉरिटी होती है। कौन होती है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। क्यों, गवर्नमेंट ये राइट किसी अथॉरिटी को दे देता है, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो सर्विस देती है आप लोगों को, वो एग्जाम्प्ट होगी। ओके, तो इसमें खाली ये याद रख लेना, आर्टिकल 243G, जी बोले तो गांव, गांव में क्या होती है, पंचायत। 243W म्यूनिसिपैलिटी। ओके, उनकी सर्विसेज हमेशा एग्जाम्प्ट होगी, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी देगी पब्लिक वगैरह को और बाकी सबको। ओके, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज यहाँ पे कंप्लीट होती है।